नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर गुजरात कौन जीत रहा है। और आपका ये जो सवाल है इसका मैं शर्तिया जवाब आज देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि गुजरात में फिलहाल इस वक्त पोजीशन क्या है, हालात क्या है, स्थिति क्या है। और अगर आप देखेंगे इन साहब को, जी हां, अमित शाह को, तो ये पिछले 20 दिन से ये चौकड़ी मारकर बैठे हैं अहमदाबाद में और सारा का सारा दारोमदार जो चुनाव का है इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन पिछले 48 घंटे में अमित शाह से चुनाव की जो स्टीयरिंग है वो मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली है। और आज रात तक मोदी जी तकरीबन 55 सभाएं कर चुके हैं, यानी 55 कंस्टिट्यूएंसीज में उनके कदम पड़ चुके हैं। और यही नहीं, तकरीबन 2 दर्जन मंत्री इस वक्त डेरा जमा कर बैठे हैं गुजरात में, जिसमें बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और खासकर बुलडोजर मुख्यमंत्री, जिनका बुलडोजर गली गली कस्बे कस्बे चल रहा है। और पिछले 15 दिन से जिस तरह से मोदी जी बार बार गुजरात आ रहे हैं और रैली पर रैली कर रहे हैं, रोड शो पे रोड शो कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो राजधानी है वो दिल्ली से लगता है अहमदाबाद आ गई है। और यही नहीं, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी आज की तारीख में फुल टाइम प्रचारक हैं, चुनाव प्रचारक, और पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्रधानमंत्री भी दिल्ली से अहमदाबाद आ गए, गृह मंत्री भी दिल्ली से अहमदाबाद आ गए, सारे मंत्री भी डेरा डाले बैठे, मुख्यमंत्री भी डेरा डाले बैठे हैं, सारी एजेंसियां सरकार की वो भी अहमदाबाद में सक्रिय हैं और कॉरपोरेट ने अपनी थैलियां खोल दी हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों, जो वोट परसेंटेज है, जो वोट प्रतिशत है, वो कम हुआ है। और ये एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए लगती है, क्योंकि शहर में वोट कम हुआ है और देहात में वोट ज़्यादा हुआ है। शहर में बीजेपी मजबूत है, गांव में बीजेपी कमज़ोर है। तो जहां बीजेपी मजबूत वहां लोग कम निकले, जहां बीजेपी कमज़ोर है वहां लोग ज़्यादा निकले। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मायने क्या है, ये भी हम बताने जा रहे हैं। और आज टाइगर अशोक वानखेड़े, जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे बेखौफ पत्रकार, खुलकर बोलते हैं, चाहे मोदी के बारे में हो, शाह के बारे में हो, भ्रष्टाचार के बारे में हो, और चुनाव की गणित सब भीतर तक समझते हैं। आज टाइगर वाकई गरजने जा रहे हैं। ये सारी नौटंकियां जो वो हुई है अहमदाबाद में, तो वो जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में कर ली है, वो इसलिए की जा रही है कि किसी भी हालत में शहरी मतदाता जो बीजेपी के साथ ब्लाइंडली खड़ा है इतने वर्षों से, उसे किसी भी हालत में मोदी जी खोना नहीं चाहते, क्योंकि पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जगह नहीं। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। अब अशोक वानखेड़े टाइगर आज पूरे फुल फॉर्म में और ज़बरदस्त खुलासे करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम उनकी बातचीत सुने, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चुनाव की गणित समझ लीजिए, मैथमेटिक्स समझ लीजिए, केमिस्ट्री समझ लीजिए, जहाँ पर तिकोना मुकाबला हो रहा है इस वक्त गुजरात में और बड़े अहम चुनाव हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसकी सरकार है, जो सत्ता में है, और दो अपोजिशन पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कुल मिलाकर ट्रायंगुलर फाइट है अभी तक। अब इस ट्रायंगुलर फाइट में क्या होने जा रहा है, वोट किधर स्विंग कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बहुत आसानी के साथ दोस्तों मैं समझाऊंगा, बहुत आसानी के साथ खुलकर समझाऊंगा, तटस्थ रूप में समझाऊंगा। और इसको अगर आप समझ गए, 2 मिनट लूंगा, तो गुजरात समझ गए। अब जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के इशारे पर चलती है, या यूं कहें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दिशा निर्देश पर चलती है, पैसे के बूते पे चलती है, सरकारी विज्ञापन पर चलती है, ये गोदी मीडिया भी ये बता रही है कि गुजरात में ट्रायंगुलर फाइट है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें एक चीज़ सामने आई है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी वोट है और ज़बरदस्त वोट है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब सत्ता विरोधी वोट, यानी 27 साल का जो बीजेपी का राज है उससे ऊब कर लोग इस बार
बीजेपी के मुखालिफ ज़्यादा दिख रहे हैं। सवाल ये है कि ये वोट किधर बटेंगे, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटेंगे? और अगर ये एक मुश्त एक तरफ चले गए तो फिर क्या होगा? यहीं पर बीजेपी यानी मोदी जी और अमित शाह की हार जीत की चाबी है, यही चाबी, और इसी को हमें समझना है। अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, सत्ता विरोधी वोट पड़ रहे हैं, जो हो सकता है 54%, 55% हो, यानी जिसका वोट शेयर बीजेपी के वोट से ज़्यादा है, यानी बीजेपी के मुखालिफ इस बार ज़्यादा वोट है। अब अगर ये वोट बट गए, बटने का मतलब है ये वोट कुछ कांग्रेस में गए, कुछ आम आदमी पार्टी में गए, तो ये एडवांटेज बीजेपी होगा। यानी विपक्ष में अगर वोट बट गए, डिवाइड हो गए, तो लाभ बीजेपी को है। और यही सपना मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं कि ये जो वोट हैं बट जाएं, डिवाइड एंड बैक टू रूल। अब दोस्तों, वोटर भी कम चतुर नहीं है, होशियार नहीं है। और हमने देखा है, सैफोलॉजिस्ट भी मानते हैं, राजनीतिक शास्त्री भी मानते हैं कि जहां पर सत्ता विरोधी लहर होती है, और भले ही अगर मुकाबला त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है, या चार कोने का मुकाबला है, वोटर ये देखता है कि सत्ता पक्ष को हरा कौन सी पार्टी रही है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार किस सीट पर ताकतवर है, और उस सीट पर सारा का सारा वोट अक्सर कंसोलिडेट हो जाता है। यानी अगर ये आप ग्राफिक्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सत्ता विरोधी वोट अगर कांग्रेस में ज़्यादा पड़े, आप में कम पड़े, यानी एक पक्ष की तरफ झुक गए, तो बीजेपी को नुकसान होगा। और सूरत में हो सकता है, शहरों में जहां आम आदमी पार्टी अच्छा फाइट कर रही है, वहां ये वोट आम आदमी पार्टी की तरफ झुक गए, कांग्रेस की तरफ नहीं गए। यानी सीट टू सीट बेसिस पर वोट जो है भाजपा के मुखालिफ, वो अगर कंसोलिडेट हुआ, एक मुश्त पड़ा किसी भी पार्टी को, आपको या कांग्रेस को, तो ये नतीजे मोदी जी की नींद उड़ाने के लिए, शाह साहब की, बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी। अब अशोक वानखेड़े जी के खुलासे तो आप सुनने ही जा रहे हैं, और आज वाकई वो गरजने जा रहे हैं। लेकिन एक समीकरण और समझ लीजिए, एक ताले की चाबी और समझ लीजिए, जो परेशान कर रही है मोदी जी को, अमित शाह को, कि ये जो परसेंटेज कम हुई है वोटों की, यानी लोग जो कम निकले हैं शहर में और लोग जो ज़्यादा निकले देहात में, इसका मतलब क्या है? अब अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे, दोनों ग्राफिक्स देखेंगे, तो तस्वीर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर, कि लोग कम निकले। अब ये लोग कौन से कम निकले? अगर बीजेपी का कमिटेड वोटर अगर ये कम निकला, अगर भाजपा का समर्थक कम निकला और उसकी वजह से शहरों में परसेंटेज नीचे आई, तो समझ लीजिए ये बीजेपी का नुकसान है, बीजेपी का घाटा है। यानी बीजेपी का जो वोटर है, मोदी जी से या उनकी सरकार से ऊब कर घर से बाहर नहीं निकला और परसेंटेज नीचे आ गई पिछले चुनाव की तुलना में। लॉस टू बीजेपी। अब दूसरी तस्वीर, गेन टू बीजेपी। बीजेपी को फ़ायदा कहाँ होगा? बीजेपी को फ़ायदा वहाँ होगा कि ये जो संख्या कम हुई है, ये फ्लोटिंग वोटर की वजह से कम हो जाए। यानी अगर फ्लोटिंग वोटर जो अनडिसाइडेड है, जो बीजेपी का वोटर नहीं है, जो फ्लोटिंग है, किसी भी तरफ झुक सकता है, अगर इस तरह का वोटर नहीं निकला अपने घर से और तब परसेंटेज कम हुई, इसका मतलब बीजेपी जीत रही है। यानी कुल मिलाकर दो लाइन में, अगर बीजेपी का कमिटेड वोटर नहीं निकला तो बीजेपी हार रही है, और अगर फ्लोटिंग वोटर नहीं निकला तो बीजेपी जीत सकती है। इस समीकरण को समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश की। मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि क्या 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो मोदी जी 7वीं बार जीतेंगे, बीजेपी 7वीं बार जीतेगी, या फिर सस्पेंस अभी बरकरार है? देखिए दीपक जी, सस्पेंस अभी बरकरार है, और खासकर 1 तारीख को जो मतदान हुआ फर्स्ट फेज का, जो 89 सीट्स का, उसके बाद ये कंफ्यूजन और बढ़ा है। एक बात तो रेखांकित है, बिल्कुल क्लियर है कि अभूतपूर्व जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी,
या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि इस बार 140 पार, उस अभूतपूर्व सफलता के लिए अभूतपूर्व मतदान भी जरूरी है। लेकिन मतदान पिछले 10 साल के रिकॉर्ड से नीचे हुआ है। 2017 2012 का भी आंकड़ा टच नहीं कर पाए। मतदाताओं की उदासीनता इस बात को रेखांकित करता है कि मतदाताओं को अब इन किसी में विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस यदि विपक्ष में सबसे बड़ा दल है तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस को सीटें भी दे दे, कांग्रेस को परिवर्तन के नाम पे जिता भी दे दे, तो फिर कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं। बीजेपी को जिता दे, जो जितवाते आए हैं, तो पिछले 27 साल ने बीजेपी ने गुजरात को जैसा कि वैसा ही रखा है। नेता बड़े हो गए। गुजरात का आम आदमी उसी समस्याओं से जूझ रहा है जो 23 साल 27 साल पहले समस्याओं से जूझ रहा था। वो सिर्फ बोल सुन रहा है, हवाबाजी है सब। दूसरी बात, बीजेपी तो जितवाओ तो ये हाल है, बीजेपी को हरा दोगे तो वो 100% सरकार बनाती है, उसका रिकॉर्ड रहा है। चुनाव जीतने पे तो बनाती है, हारने पे तो 100% बनाती है। एक है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के शहरों के कुछ पॉकेट्स में है, बहुत लेट आई है, ना उसके पास संगठन है। उसके पास एक चेहरा है जिसको सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गीय और जिन लोगों ने पिछले 27 साल की 27 साल के ब्रैकेट वाले जो युवा है, उन्होंने जन्म लेते से ही बीजेपी की सरकार देखी है। तो कांग्रेस का तथाकथित कुशासन, तथाकथित कह रहा हूं मैं, जो बीजेपी प्रोपोगेट करती है, उसको तो उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्होंने शासन, कुशासन, सुशासन जो भी है वो बीजेपी का ही देखा है। वो परिवर्तन के लिए आम आदमी की तरफ देख रही है। तो ये जो पहले फेज का जो मतदान कम हुआ, इसका मतलब यदि हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीजेपी के लोग मतदाताओं को घर से निकाल के बूथ पर लाते हैं। ये जो पन्ना प्रमुख और बूथ और पन्ना कमेटियां जो होती है, इनका काम है घर से लोगों को ले आके वोटिंग करवाना। तो उस प्रयास में जो फेंस सिटर है वो भी उनके साथ आके वोटिंग करते हैं। फिर हमने अक्सर देखा कि जब मतदान 5 बजे तक का एक आंकड़ा होता है, 4:30 बजे 4 बजे मतदान का आंकड़ा 55% और एक का एक आखिरी 2 घंटे में वो 63% हो जाता है। ये जो 8% का भीड़ होती है, ये संघ बीजेपी के लोग घर में जा के गाड़ियां लगा के मतदाताओं को ला के बूथ पे खड़ा कर देते हैं और 7-8 बजे तक रात को वोटिंग होता है। इस बार वो नहीं दिखा। इस बार भाजपा को जो विद्रोहियों का सामना करना पड़ा, इसके मायने ये है कि जो लोग भाजपा से विद्रोह नहीं कर रहे थे लेकिन नाराज थे, जिनके टिकट कटे थे, जिनको घर बिठाया गया था, वो और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, घर बैठे हुए थे। इसलिए लेकिन ये मैं यहाँ पर टोक रहा हूँ आपको, ये घर क्यों बैठे हुए हैं? आरएसएस जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की, ये लोग घर क्यों बैठे हुए हैं? ये घर से उठ के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये तो इतना अहम वक्त है जब आदमी सब कुछ भूल के, खाना पीना भूल के जो है वो काम करता है 4-5 घंटे। और ऐसे वक्त पे अगर भाऊ ये लोग घर पे बैठ गए तो क्या वजह क्या है, कारण क्या है इसका? क्योंकि पिछले 27 साल से वहां जो बीजेपी राज्य कर रही है और खासकर नरेंद्र मोदी जी के वहां जनरल सेक्रेटरी जब थे तब से वहां एक ही रूल चल रहा है, माय वे और हाईवे। जो मैं कहता हूं वही भाजपा है, मैं कहता हूं वही संघ है, मैं कहता हूं वही विश्व हिंदू परिषद है, मैं कहता हूं वही बजरंग दल है। मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही लोकसभा में हूं, मैं ही विधानसभा में हूं, मैं ही पंचायत समिति में हूं, मैं ही जिला परिषद में हूं, मैं ही ग्राम पंचायत में हूं और मैं ही नगर निगम में हूं। उम्मीदवार को मत वोट दीजिए, देखिए मेरे तरफ देखिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव संकेत क्या दे रहा है? क्या मोदी जी का जो चेहरा है धीरे धीरे अब लोग उससे ऊबरने लगे हैं, या फिर मोदी जी आखिरी वक्त पे कोई करिश्मा करेंगे, कोई दांव चलेंगे? देखिए,
दीपक जी, एक बात तो तय है कि मोदी जी से लोग थक गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अल्टरनेट क्या है? जो आज मैं क्लियर कट, मैं हमेशा कहता, मैंने पहले से कहा है, कई हम गुजरात पे कई शोज कर चुके हैं। मैंने कहा सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सवाल उसमें है कि यदि ये 80 पे आके सरकार बनाते हैं, 95 पे आके सरकार बनाते हैं, या 140 पे आके सरकार बनाते हैं, इससे 2024 की रणनीति तय होगी। लेकिन मुझे 140 तो कहीं दिखाई नहीं देते। मुझे अपना पुराना फिगर 99 बचने के चक्कर में ही अब जद्दोजहद चल रही है, पहले फेज के बाद। क्योंकि पहले फेज का एक वोटिंग है, उसमें दो टाइप का होगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ने बूथ लेवल पे बहुत काम किया। जो शहरों में कांग्रेस ने भी वही काम किया जो नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने, आप यदि आपने देखा कि अहमदाबाद का वो रोड शो 54 किलोमीटर का, जो 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करता है, जिसमें वो एम्बुलेंस वाली नौटंकी भी की गई। आप तो इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, आप तो एजेंसीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक ब्लू बुक होती है जिससे प्रोटोकॉल तय होता है। प्रधानमंत्री जिस रूट पे जाते हैं, उस रूट पे पीछे से कोई चीज नहीं आती जब तक प्रधानमंत्री वो रोड छोड़ते नहीं, तब तक। एम्बुलेंस उस रोड पे लाना, यही एक ब्रीच ऑफ ब्लू बुक रूल है। और वो ब्रिज करवाया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने एम्बुलेंस को जगह दी, तो हम भी एम्बुलेंस को जगह देंगे। अब उस एम्बुलेंस में पेशेंट था नहीं था, लोग थे नहीं थे, ये सब बाद में तय करेंगे। तो ये सारी नौटंकियां जो वो हुई है अहमदाबाद में, तो वो जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रही है, वो इसलिए की जा रही है कि किसी भी हालत में शहरी मतदाता जो बीजेपी के साथ ब्लाइंडली खड़ा है इतने वर्षों से, उसे किसी भी हालत में मोदी जी खोना नहीं चाहते, क्योंकि पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जगह नहीं। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, और इनको जो कुछ भी कवर करना था वो पहले फेज में कवर करना था। तो क्या ये जो 2017 और 2012 और 2017 में जो पलटी खाया, वोट परसेंटेज कम होने पे सीट कम हुई, यदि उसी प्रारूप में चला जाए तो ये 48 में से क्या 42 पे आ जाएंगे या 40 पे आ जाएंगे। और खुदा न खास्ता यदि ये 40 पे आ गए तो फिर कांग्रेस भी 40 पे आ जाती है, मामला बराबरी को छूटता है। और यदि इस फेज में कांग्रेस 40 पे आ गई, फिर अगले फेज में यदि कांग्रेस को 40 मिलना बहुत आसान है, तो कांग्रेस के 80 पे जाएगी। सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री अलग थलग पड़ गए हैं? क्या सारा का सारा गुजरात का बोझ अपने कंधों पर रख लिया और उनको लगता है कि ये बोझ जो है अब उनको दबा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, गुजरात का चुनाव हारना या जीतना, ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब आप चुनाव की शुरुआत में ही कहते हो कि उम्मीदवार मत देखिए, मेरे चेहरे को देखिए, तो फिर आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपको झेलनी पड़ेगी। और जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूं भाई, मैं आपके लिए आपका नरेंद्र हूं। सवाल उठता है फिर हमारे नरेंद्र ने हमारे लिए क्या किया? यदि आप हमारे नरेंद्र हैं और 27 साल से आप हमारे नरेंद्र भाई है करके हम आपको समर्थन दे रहे हैं, तो फिर हमारे नरेंद्र भाई ने हमारे लिए क्या किया? यदि नरेंद्र भाई उनको ये कह के वोट मांग रहे हैं कि मैं आपका हूं, एक तो चीज लोग और ये मैं पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं, तो आपने पिछले 27 साल में हमारे लिए क्या किया? एक चीज सिर्फ आप और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं 27 साल से। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने गरीबी लाई, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने आदिवासियों पे अन्याय किया, मुसलमानों को आगे बढ़ाया, हिंदुओं को अपमान किया। कांग्रेस 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 मुझे गाली देती है, मुझे रावण कहती है, मुझे नीच कहती है, मुझे कहती है या कांग्रेस ने ये किया। अरे आपने क्या किया 27 साल में? एक बात तो बताइए, जिसकी उम्र 27 साल की है, दिलीप दीपक भाई, उसको ये पता ही नहीं कि किस कांग्रेस की बात कर रही है। उन्हें तो कांग्रेस सेशन देखा ही नहीं। वो मां के गर्भ में था तब से उसने बीजेपी देखी, तो उसके लिए तो यही सब कुछ है। सिंगल पार्टी रूल चल रहा है वहां पे। तो वो पूछ रहा है आपने हमारे लिए क्या किया? और यदि आपने हमारे लिए कुछ किया होता तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आपका भाई हूं।
ये नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि जो आपके सामने खड़ा है, जो आपका राजनीतिक शत्रु है, उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन को ध्वस्त कर देना, सारे संसाधन ध्वस्त कर देना। और ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है आगे चल के। यही डिसाइसिव फैक्टर है दीपक भाई। चुनाव हमारे देश में आमने सामने होते थे, आप अपनी विचारधारा, हम हमारी विचारधारा, आपका घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र, आइए आमने सामने, जनता तय करेगी। और इसका पहलवान अच्छा कौन, उम्मीदवार अच्छा कौन, ताकतवर कौन, ये मत पेटियों से तय होता था। अभी नया सिस्टम चालू हो गया है, आप अपने प्रतिद्वंदी को लड़ने लायक रखते ही नहीं हो, उसको पस्त करते हो, उसको फाइनेंशियली पस्त करते हो, उसके ऊपर केसेस डालते हो, उसको घेरते हो 10 जगह से, उसको मदद करने वालों को आप धमकाते हो। सब दूर से जब वो अकेला पड़ जाता है तब आप कहते हो कि देखो मैंने शिकार किया। तो वर्तमान में चुनाव ये राजा साहब की शिकार हो गया है कि गांव के लोग हाका लगा के लाएंगे, ये शेर के इसमें नहीं जाते ढूंढने, हाका लगवाते हैं। ये अपने प्रतिद्वंदियों से एट पार नहीं लड़ते, उसको पैसे से कमजोर करते हैं, उसको धमकाते हैं, उसकी लिंक तोड़ते हैं, उसके लोग तोड़ते हैं, उसको बदनाम करते हैं। कितना मनीष सिसोदिया को बदनाम किया भाई, और एफआईआर में नाम ही नहीं डाला। भूल गए क्या नाम डालना? चार्जशीट में, चार्जशीट में नाम डाल देना चाहिए था आपको। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये 2014 के बाद नई स्ट्रेटेजी है। इस वक्त अहमदाबाद से मोदी जी की रैली निकल रही थी, तो एक सबसे तेज चैनल की सबसे तेज एंकर थी, वो कह रही थी कि ऐसा रोड शो उन्होंने इतिहास में शायद ही कभी हो, और उन्होंने तो नहीं देखा। और फिर जब मोदी जी आने लगे तो उन्होंने, उस एंकर ने कहा कि भाई देखो, जनता नारे लगा रही है मोदी जी को देख के कि कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये जो गोदी मीडिया का खेल है, गोदी मीडिया ने जो ये आपको कितना, इसका कितना असर होगा, या देखिए, लोगों ने अब खारिज कर दिया है? हटा, लोग हंसते हैं दीपक भाई, एंकर्स पीटते हैं, एंकर्स को लोगों ने पीटा है, ये भागे हैं। ये शेर आया वाले एंकर जो है ये भागे हैं मैदान छोड़ के। इन एंकर ने जरूर कहा है कि अभूतपूर्व रैली थी, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग खड़े थे वो चौथे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर वही लोगों को खड़ा किया गया था दूसरे गाड़ियों से भेज के, क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। तो वही क्राउड रिपीट हो रही थी। 54 किलोमीटर का था, 4-5 घंटे का था वो शो। तो दूसरे रास्ते से गाड़ी वाले जाके फिर खड़े हो जाते थे, फिर वो आगे खड़े हो जाते थे। मतलब लूप में पब्लिक आ रही थी। हाँ, लूप में पब्लिक आ रही थी, तो ये अभूतपूर्व शो था। एंकर ने गलत नहीं कहा। ऐसा रोड शो तो कहीं नहीं दिखता जो लोग ऐसे इधर से उधर बार बार हो जाते, वही लोग सामने जाके फिर नारे लगाते। हो सकता है उन्होंने सेकंड टाइम खड़ा होने का अलग पैसा लिया होगा, एक टाइम खड़ा होने का इतना रुपए, 2 टाइम खड़े होने के उतने पैसे। तो ये तमाम नौटंकियां, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी एक और होगा, अभी जब अहमदाबाद में वोटिंग होगी तो देखिएगा, ये सारे चैनल आपको मुस्लिम इलाके के फुटेज दिखाएंगे कि मुस्लिम इलाकों में लंबी लाइनें, लोगों में उत्साह, मुसलमान भाई लाइन में लगे हुए हैं। ये फुटेज इसलिए दिखाया जाता है कि हिंदुओं को एक मैसेज जाए कि मुसलमान वोट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? जी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम नहीं वोट करेगा तो कौन करेगा? कल आदिवासियों के, एक आदिवासी का गांव है, उस बूथ पे हम चिल्ला चिल्ला के कहे, देखिए आदिवासी भाइयों की लाइन, देखिए आदिवासी भाइयों की लाइन। अरे आदिवासी भाइयों की लाइन, आदिवासी से बहुल गांव है, वहां पे बूथ है तो वहां आदिवासी जाएगा, बाहर का आदमी कैसे आके वोट डालेगा? लेकिन दिखाया स्ट्रेटेजिकली जाता है, जैसे अहमदाबाद में वोटिंग होगा तो सिर्फ मुस्लिम एरिया में होगा, और फिर दोपहर के बाद वो जब पक जाता है मामला पूरा कि देखो मुसलमान लाइन में लगे हैं, मुसलमान लाइन में लगे हैं, फिर हिंदू लाइन में लगना शुरू हो जाता है, पोलराइजेशन करने का प्रयास करता है। ये हर चुनाव में होता है, देखिएगा इस बार इस चुनाव में। तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं करता? वो तो शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि कोई भी मीडिया, टेलीविजन वाले अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए यहाँ तो खुल्लम खुल्ला सब हो रहा है। कार्रवाई आप पे और मुझ पे होगी, क्योंकि उनका जो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट, वो वो मोदी जी के हुजूरा लिए बना कोड है। ऑफ कंडक्ट, वो हुजूरा कोड ऑफ कंडक्ट है। वो दरबार में नाचने के लिए बनाया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट है।
वो अपने राजा के स्वागत में कसीदे पढ़ने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, वो कोड है। सवाल उठाना ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता, सच्चाई दिखाना ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। क्योंकि जब कोई अधिकारी वीआरएस लेता है और आधे घंटे के अंदर वीआरएस लेने के बाद वो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होता है, तो उसके मायने क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन, अगर आप कह रहे हैं कि वो हिम्मत नहीं करेगा ऐसे लोगों पर एक्शन लेने के लिए क्योंकि राजा इतना ताकतवर है, आपको लगता है कि जो कॉरपोरेट है वो अपनी थैली सिर्फ एक पार्टी के लिए खोल रहा है? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे उसका ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो एक पार्टी ले गई, 94% बीजेपी को मिला, 94%, और बाकी जो विपक्षी दल है उनको तो कौड़ियां मिली। तो जहां पैसा है, ताकत है, मीडिया है, अदालतें कुछ बोल नहीं रही हैं, ऐसे में भाऊ 8 तारीख को जब मशीन खुलेगी तो फिर नतीजा क्या आएगा? मैंने सब कहा कुछ ना, पब्लिक को ही करना है। ये सारी चीजें तो बंगाल में भी थी, मीडिया भी था, पैसा भी था। लेकिन वहां डबल इंजन नहीं था। यहाँ तो नहीं, दरोगा, सिपाही, ग्राम मैंने क्या कहा पंचायत से है, लेकर डबल, ये डबल इंजन 2002 से लगातार कम क्यों हो रहा है? इंजन की भाप क्यों निकल रही है? 2002 के बाद रिपीट क्यों नहीं हुआ? सोलंकी जी का 149 का रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट रहा है? ये गुजरात की जनता है, किसी भी राज्य की जनता, हाँ, एकदम पूर्ण रूप से बदलाव नहीं कर पाई। कर भी दिया था पिछली बार उन्होंने, 77 दिए थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ही बिकने को तैयार हो जाते हैं, सबसे बिकाऊ पार्टी है, और बिक जाते हैं तो फिर ये सत्ता में आ जाते हैं। गुजरात की जनता अपना निर्णय तो दे रही है ना। पिछली बार तो निर्णय हो ही गया था, यदि सूरत में डंडा नहीं घूमता तो। लेकिन इस बार स्ट्रेटेजिकली प्रधानमंत्री जी भी शहरों पे ही फोकस कर रहे हैं। सूरत में 3 दिन थे वो, तब गेस्ट हाउस अहमदाबाद में, में कैंप सूरत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गेस्ट हाउस में रुके सूरत में, क्योंकि उनको पता पड़ा कि ये अमित शाह जी के बस की बात नहीं रही इस बार सूरत। उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी से सूरत में करने का प्रयास किया। ये तो 8 तारीख को पता पड़ जाएगा कि ये जो कम वोटिंग हुआ है ये किसका हुआ है, किसको गड्ढा देके बैठा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार बीजेपी नहीं बनाएगी ऐसा नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या 99 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे या 95 पे अटके रहेंगे, वो देखना है। पहले फेज के चुनाव में तो ये दिखाई देता है कि ये 95 पे अटकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सेकंड फेज में पहले फेज के आशंका के बाद सेकंड फेज में पूरी ताकत के साथ ही उतरेंगे, और यहां का जो कमी है वो मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में करने का प्रयास करेंगे, ऐसा 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो हम ये क्या देखने माने? आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी 90 तक फंसती है या मैजिक मार्क से भी थोड़ा नीचे आ जाती है तो भी क्या मोदी जी सरकार बना सकते हैं? सर, इंडिपेंडेंट, मेरा ये मानना है कि इस बार इंडिपेंडेंट की तादाद आम आदमी पार्टी से ज्यादा होगी, जो चित्र दिख रहा है। और ये सारे इंडिपेंडेंट वही है जो बीजेपी से नाराज होके खड़े हो गए हैं, ये वापस चले जाएंगे पैसे के बल पर, पैसे के बल पे, समझौते के बल पे, कॉम्प्रोमाइज के बल पे। लेकिन फिर ये सरकार भी उधार के सिंदूर की सरकार कहलाएगी जो वो नहीं चाहेंगे। लेकिन दो ही मेरा तो अंतिम सरकार है सवाल, देश मेरा में। अंतिम सवाल, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं, चलिए मान लिया कि मोदी जी ये इनके इन प्रकरण कोई ना कोई तुक्का तिगड़म लगा के, क्योंकि उनकी जमीन है, डबल इंजन की सरकार है, पुलिस भी उनकी है, सब कुछ उनका है, संस्थाएं उनकी हैं, और गोदी मीडिया तो चिल्ला चिल्ला के टीवी पे कही रही है शेर आया शेर आया। मेरा ये कहना है कि अगर मोदी जी मेजॉरिटी मार्क के आसपास रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं होती है, चलिए सरकार भले ही बना लें, तो फिर मोदी जी का आगे की जो गणित है राजनीतिक, वो आप क्या देख रहे हैं? आगे हो सकता है बीजेपी में, यदि मोदी जी एकदम सरकार बनाने की स्थिति में रहे नहीं,
ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व पे सवाल उठेगा। मोदी जी की खासियत है कि यही गोदी मेड़िया जो उनके पामेरियन छोड़े हुए हैं मार्केट में, ये तमाम चीज जैसे ही सपोज 94 पे बीजेपी अटकती है और सरकार बना लेती है, तो ये चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखिए 6वीं बार सरकार, 7वीं बार सरकार बना रहे, अभूतपूर्व इतिहास, भारत में कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ मोदी जी ने कहा, उसमें हम बोलते रह जाएंगे अरे लेकिन सीटें कम हो गई, उससे छोड़िए, वो सीटें कम ज्यादा नहीं, छोड़िए वापस आ गई कि नहीं सत्ता में, ये बताइए। मोदी जी का ये परफॉर्मेंस गुजरात का, इसकी गूंज पूरे देश के आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगी। भाव को आपने सुन लिया, टाइगर को आपने सुन लिया। ये सही बात है कि 7वीं बार मोदी गुजरात जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सस्पेंस तो है, लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरह से अदालतें, मीडिया, पैसा, काडर, स्ट्रक्चर, एजेंसियां, सब कुछ मुट्ठी में है साहब के। ऐसे में गुजरात जीत तो सकते हैं, लेकिन अगर गुजरात की जनता ने तय कर लिया, वो जनता जिसने शुरुआत करी थी इमरजेंसी में भी गुजरात से ही, जयप्रकाश नारायण को जेपी बनाया था, और अंग्रेज़ों के टाइम पे गांधी को भी और वल्लभ भाई पटेल को भी कहीं ना कहीं गुजरात से ही बुनियाद मिली। गुजरात के माइंडसेट को समझना आसान नहीं दोस्तों, अगर वो तय कर लेता है तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सेकंड फेज़ भी देख लेते हैं, और सेकंड फेज़ के बाद मुझे लगता है कि हम एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां तस्वीर आपके सामने हम रख सकें। बहरहाल मैच मेरा मानना है कि अभी तक फंसा हुआ है। आपके कमेंट्स, आपके आइडियाज़, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। बेल आइकॉन को ज़रूर आप क्लिक करें, नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को भी आप शेयर करिए, और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का ये शो था, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।